No, please. Mr. Deputy Chairman, sir. No, please. No, listen. No, please sit down. Yeah. प्रधानमंत्री आएगा. PM will come. It is already said. PM will be coming. It is already announced. PM आएगा. बैठिए. Yeah, please sit down. माननीय उपसभापति जी, राष्ट्रपति अभिभाषण पे 3 दिन से चर्चा चल रही है. और लगभग 40 सम्मानीय सदस्य इस बहस में बोले हैं. प्रधानमंत्री जी थोड़ी देर में यहां होंगे उस बहस में इंटरवीन करने के लिए. मैं केवल 1-2 विषय आपके समक्ष रखना चाहूंगा. आजाद साहब ने बहस शुरू की थी जम्मू कश्मीर से लेकर डिमोनेटाइजेशन तक, और आनंद शर्मा जी कुछ ज्यादा ही नाराज हैं. उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स की नए शासन की जो वीजा पॉलिसी है उसका दोष भी हम पे ऊपर डाल दिया. उनकी नाराजगी इस सीमा तक है. उनसे कोई आश्वासन दिया या नहीं? क्रेडिबल एश्योरेंस, दैट्स ऑल. लेकिन डिमोनेटाइजेशन के संबंध में जो पिछले आधे पौने घंटे से उन्होंने अपने विचार रखे, उसमें खेद इस बात का है कि कैश करेंसी के गुण क्या हैं, लगभग उस दिशा में वो भटकते हुए नजर आए. इस देश में सब कुछ कैश के माध्यम से होता है. इस देश में डिजिटाइजेशन होना बड़ा कठिन है. इस देश में बैंक्स की ब्रांचेस नहीं हैं. इसलिए जो यथास्थिति है वो इस देश के अंदर चलती रहे. कम से कम सन 2017 में ये तर्क अब चल नहीं सकता. अध्यक्ष जी, Please listen. Please don't do that. Please. मैं केवल इतना तथ्य उनके सामने रख दूं कि जब ये सरकार आई थी तो एक पहला बड़ा कदम हम लोगों ने उठाया था. पुरानी सरकार ने भी करने का प्रयास किया, लेकिन हमने उसको बहुत बड़े पैमाने से किया कि जो देश में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का कार्यक्रम था उसको तेजी से गति देने की कोशिश की. जनधन अकाउंट्स ये लगभग उस जनसंख्या के थे जो आज तक बैंक तक पहुंचे नहीं थे, और धीरे धीरे उसको बढ़ाते हुए और पूरे विश्व में उसकी चर्चा हुई कि आज वो संख्या 27 करोड़ तक पहुंच चुकी है. ये ज्ञात रहे कि इस देश में केवल 25 करोड़ परिवार हैं. पहले अकाउंट्स एक जनसंख्या के थे, कुछ लोग उससे वंचित थे, और गरीब से गरीब व्यक्ति को भी, जीरो अकाउंट वाले को भी यह सुविधा दी कि वो उस अकाउंट तक पहुंच पाए, उस अकाउंट को ऑपरेट करने का उसका स्वभाव बने. इसलिए आधार और उसके साथ साथ जो अन्य सरकार की योजनाएं थी, जो पूरा डेटा बैंक बन रहा था जैम के तहत, उसके माध्यम से आज कितने सरकारी कार्यक्रम हैं जिसमें गरीब लोगों को सहायता मिलती है. तो वो सहायता उन खातों में जाने लग पड़ी, और वो खाते जो एक वक्त लगभग 78% जीरो अकाउंट थे, आज उनमें अधिकतर खाते एक्टिव हो गए, सक्रिय हो गए. ये उन खातों की स्थिति बनी. उसके बाद सरकार ने, ये कोई काले धन के खिलाफ सरकार ने अचानक एक कदम उठा लिया, ऐसा नहीं था. पहले दिन से सरकार बनी, ये चुनाव का मुद्दा भी था. 26 मई 2014 को सरकार ने शपथ ली, तो 29 मई को पहला निर्णय यह था
कि जो 2011 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था उसके अनुकूल हम लोगों ने एसआईटी का गठन कर दिया। एसआईटी का गठन करने के बाद एक से एक जो कदम सरकार ने उठाया, एक तरफ अगर जनधन अकाउंट्स थे तो दूसरी तरफ सरकार की नीति ये थी, हम लोगों ने जितनी विदेशों से सहायता मिल सकती थी उनके साथ समझौते हो सकते थे। अमेरिका के साथ फटका का समझौता हुआ, स्विट्जरलैंड के साथ समझौता हुआ। G20 में प्रधानमंत्री ने ये इनिशिएटिव लिया कि जिन लोगों के विदेशों के अंदर अपने साधन या खाते किसी ने कोई एसेट्स रखे हुए हैं कि उनके संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग उसको एक तरीके से बढ़ाया जाए। और आज हम उस दिशा के अंदर चल रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर गैर कानूनी तरीके से विदेश के अंदर खर्चा करता है या कोई एसेट रखता है अपना, तो उसकी जानकारी एक दूसरे देश को, हिंदुस्तान को भी उसमें मिल जाएगी। जो मामले HSBC के माध्यम से या लिंचनस्टाइन के माध्यम से आए, एक एक की इन्वेस्टिगेशन सरकार ने समाप्त की, असेसमेंट ऑर्डर्स किए और जहां जहां संभव था उन लोगों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस रजिस्टर किए। सरकार ने आरंभ में एक बहुत कड़ा कानून, जिसका सभी वर्गों ने समर्थन किया, कि जिन लोगों का विदेश में साधन था या धन था, कोई अकाउंट था, उनको एक मौका दिया उसको डिक्लेयर करने के लिए एक हायर रेट ऑफ टैक्सेशन पे, और उसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान सरकार ने किया। 1996 से लेकर ऐसे जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हमारे हुए थे, जिनको हम डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी कहते हैं, लेकिन कुछ देशों के साथ इस प्रकार के थे कि भारत में उसके ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स लगता नहीं था, और जिस देश के साथ समझौता था वहां वो टैक्स था नहीं। मॉरिशस का था, साइप्रस का था, सिंगापुर का था। और ये बार बार एक विषय इस देश के अंदर सार्वजनिक चर्चा में आता था कि घूमकर भारत का पैसा बाहर जाता था और राउंड ट्रिपिंग होकर घूमकर उसी रास्ते से वापस आता था। ना इस देश के अंदर टैक्स होता था और उस देश के अंदर तो टैक्स मुक्त था। उन सभी समझौतों को पुनः विचार किया जाए, यह 1996 से 20 साल से विषय चल रहा था। और 2016 एक ऐसा वर्ष था जिसमें मॉरिशस, उसके बाद साइप्रस, और साइप्रस के पश्चात उसके बाद अभी दिसंबर के महीने में सिंगापुर का भी हम लोगों ने समझौता उसको रिविजिट किया, और जो उसके प्रावधान थे धीरे धीरे उनको एक तरह से पुनर्लेखन उन प्रावधानों का हम लोगों ने किया है। देश के अंदर जो काला धन था उसके लिए एक बहुत सफल आईडीएस स्कीम सरकार ने खोली, जिसमें लोगों ने अपने डिस्क्लोजर्स किए। उसके बाद जो बेनामी कानून था 1988 में बना था, इनइफेक्टिव कानून था। कानून मंत्रालय की यह राय चली आ रही थी कि यह कानून ऐसा है कि इसके तहत नियम बन नहीं सकते, रूल्स बन नहीं सकते, और इसको कार्यान्वित किया नहीं जा सकता। इट कांट बी मेड ऑपरेटिव। तो 1988 से लेकर 2016 तक कानून संसद का बना हुआ था, लेकिन वो इनऑपरेटिव था। 2014-15 में उसका एक संशोधन बनाया उस कानून का, संसद में उसको पारित कराया, और 2016 से उसको हम लोगों ने फिर ऑपरेटिव कराया। तो अगर इन सभी कार्रवाइयों को एक कड़ी के अंदर देखा जाए तो ये वो सरकार है जो पहले दिन से इस देश के अंदर जो काले धन की जो एक परंपरा और एक जीवन शैली का एक अंग बन चुका था, उसको समाप्त करने का हम लोग प्रयास करते रहे। सर बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर, जहां तक ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी के बारे में। लेकिन सर ये लागू हुआ था जब पहली जो बीजेपी की सरकार थी उस समय हमारी आपत्ति थी कि यही होने वाला है। डबल टैक्सेशन का मतलब है कि दो देशों में वो टैक्स हो और एक ही आदमी या एक ही कॉर्पोरेट दोनों देश में वो टैक्स ना दे, माने डबल ना दे, तो एक में उसको नहीं। अब मॉरिशस जैसे स्टेट में कैपिटल गेन्स टैक्स है ही नहीं, तो आप यहां पर भी उसको ना देने की अनुमति दे रहे हो। तो ये बात जो है ना, इसको भी स्वीकार कर लीजिए, पहले गलती हो गई, इसको सुधार रहे हैं। नहीं, पहले बीजेपी की सरकार जो गलती की उसको सुधार रहे हैं। आप कुछ हद तक ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसमें एक बात शायद चेक कर ले, मैं भी चेक कर लूंगा। मॉरिशस का कोई एग्रीमेंट पिछली एनडीए सरकार के दौरान नहीं हुआ था, उससे कहीं पुराना है, कहीं पुराना है।
1900 तो इट्स एन ओल्ड लेजिस्लेशन, और 1996 से उसका रिव्यू चल रहा है. So it's a legislation which is prior to 1996, और इसलिए वो पिछली एनडीए सरकार में हुआ. ये तथ्य आप इसको करेक्ट कर लीजिए. बाकी जो आपने तर्क दिया वो तर्क सही था. वो तर्क इसलिए सही था कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी का अर्थ ये है कि एक स्थान पे टैक्स दो, भारत में नहीं देना तो विदेश के अंदर दो. विदेश में वो टैक्स था नहीं, और इसलिए ये टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट हो जाती थी, और इसलिए इसका एक लालच रहता था, एक टेम्पटेशन रहती थी कि यहां से घूमकर राउंड ट्रिपिंग होकर यहां का ब्लैक मनी बाहर जाए और घूमकर देश के अंदर वापस आ जाए. मैं केवल इतना कहने का प्रयास कर रहा था कि आपने भी, मैंने शरद जी से भी सुना कि मॉरिशस को रीराइट करो, ये एक रास्ता ब्लैक मनी का है. ये इस देश के अंदर 20 साल से चल रहा था. सन 2016 वो ऐतिहासिक वर्ष था जिसमें मॉरिशस, साइप्रस और सिंगापुर, इन तीनों एग्रीमेंट्स को रीराइट किया गया. तो इसलिए सरकार ने एक के बाद एक जो कदम उठाया था वो उस काले धन को रोकने के लिए उठाया. और डीमोनेटाइजेशन के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन आप एक इस व्यवस्था को समझ लीजिए आनंद जी, कि कैश की अधिकतर इकोनॉमी होना यह बहुत गुण नहीं है किसी देश के लिए. इट्स नो क्रेडिट टू एनी इकोनॉमी दैट यू प्रिडोमिनेंटली डील इन कैश, because cash has a lot of vices. In fact, your own report, the white paper that you placed in 2012, itself mentioned that a cash is a facilitator of a lot of economic vices as far as the economy is concerned. So today to take a contrarian argument may not be possible for you, because cash gives a temptation for a shadow and a parallel economy. Now, it's very easy for you to say all cash is not black money, but can you deny the fact? Can you name one country, developed countries from America to UK to France to Germany, which is cashless? Please, educate us. We don't know. I can name almost every country in the world which is a less cash economy and which has made an effort to move in the direction of less cash economy. And I can't think of any country. Let the speaker continue, please. I can't think of anyone in the world who now propounds the virtues of dealing only in cash. And that is when you say banks hai nahi, digitization sambhav nahi hai, cash में इतना बड़ा ट्रेड होता है, why are you sprouting virtues of cash when cash can lead to various vices? Your own white paper of 2012 says that cash is an enabler of lot of economic vices. It gives you the temptation of dealing in black money. It carries on activities parallel in the economy which evade the economic system. It leads to evasion of taxes. It results in lesser revenues for the government. It leads to corruption, because the instrument of corruption also is cash. All cash is not with the terrorists, but cash is a great enabler of resources as far as terrorism is concerned. It's a hard fact. And therefore, if the government has taken effective steps to shrink that usage of cash, I don't think your anger to this extent, which you have said, is really called for. And therefore, this anger against and in favor of cash that you have been saying, that it's inadequate, let me just explain to शरद जी, नीचे तक शरद जी, प्रयास जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं. शरद जी, मैं आपको इतना बतला दूं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय है, इस देश के अंदर 1.25 लाख बैंक ब्रांचेस हैं. आज तक इतना इंफ्रास्ट्रक्चर था. 2,10,000 एटीएम की मशीन बनी. इस देश में 1.25 लाख के करीब बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट है जो गांव-गांव जाते थे. 2015 में रिजर्व बैंक ने निर्णय लिया कि अब पेमेंट बैंक होंगे. उसका असर यह है कि एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी आज जो अपने उनकी व्यवस्थाएं हैं उसको पेमेंट बैंक के अंदर कन्वर्ट कर रही है. एक टेलीकॉम कंपनी के 5-5 लाख ब्रांचेस
ये सुविधा देने वाले बन रहे हैं। आज जो 2.25 लाख पोस्ट ऑफिस इस देश के अंदर खाली पड़े हुए थे, जिनका कोई प्रयोग नहीं होता था, 5 लाख पोस्टमैन थे जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बन सकते थे, जो नहीं बने, आज उन सबको पेमेंट बैंक का लाइसेंस दे दिया गया है। और आज टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की की है कि केवल बैंक की ब्रिक एंड मोटर ब्रांच पर जाकर बैंकिंग सुविधा होगी, वो नहीं होगी। और जो सीताराम येचुरी जी जब पिछले सत्र में बहस चल रही थी, तो आपको मेरी याद आ गई और आपने कहा कि गरीब आदमी क्रेडिट कार्ड से कैसे इस्तेमाल करेगा। मैं आपको बतला दूं, आपसे और मुझसे ज्यादा प्रगतिशील है वो इस देश में। लेट मी जस्ट कंप्लीट। The most corrupt country in Africa. Sir, I would have thought, Rangarajan ji, when workmen get paid by cash, they are duped. When they are paid by... Please. Please stop And that is why interrupting. we have rightly changed it to say, pay them either by check or by the digital mode. So tomorrow they will also be entitled to the social sector schemes which go to their advantage. You should have been in the forefront of having supported this. You are the only Marxist party that I know which sprouts of the virtues of cash. What is your objection if workmen are paid by check? They will get full Order, wages. please. The whole system Order. of- Mode is not made available to most of the countrymen. Such a movement is going to cause chaos like it is doing now. Number one. Number two, digital transactions have an extra cost. You are burdening the people with that extra cost. Now that extra cost, why don't you... But take please, the this is your responsibility had your of say. compensation? Please let the speaker continue. Question was asked, sir. Question was asked. That's why I'm answering. Otherwise I will... First of Please. all, Jetli ji, please continue. So Please, that is please. let us not underestimate this country. Just as I explained to you that the banking network, even in terms of brick and mortar branches with the new methodology of payment banks, etc., which is coming up, is going to increase. And this, just as the post offices have reached every rural area, and that's an infrastructure which has now been incorporated into the banking system, don't underestimate the power of technology, because nobody in the world has been able to defy technology. When you say it doesn't reach, are you aware? Let's forget credit cards, because there are only about 3 crore credit cards. There is an element of credit involved in that. So there is a cost element. The cost element in other technologies is somewhat lesser. Now, are you conscious of the fact that debit cards in this country alone are about 72 crores? Now, you are talking in terms of it is not reaching anybody. Look at the volumes where it is going. What about the UPI? What about the alternate method of the Aadhaar-based technologies which are now being introduced? What about the e-wallets which are being introduced? Now, they are at a great pace. At a great pace, the expansion is taking place. And I must tell you that the whole process of what started on 8th of November has catalyzed that process to a great speed. Please, no. Please, The please. Why? He is not conceded. सर हम लोग ही बोले क्या था हमने शुरू किया था। Please. हम ही बोले क्या थे? The petrol pump said they were deferring to accept debit and credit card payments beginning today. That is January 9. Dealers were protesting the levy of merchant discount rate or by banks on credit card and debit card transactions. All right, that's enough. That's enough. Sir, Please. Please. No. my misfortune. Yachuri ji, please. Please. Don't give unnecessarily things to Geo and Paytm. My misfortune. Our Please. misfortune is, You understand the reality? Yachuri ji, our misfortune is that not only ideas, your information is also obsolete. Yes, and I'll tell you what newspaper you are reading. The newspaper that you are reading is on the 9th of January, the petrol pump dealer said
we will not absorb these charges. And therefore, on the 10th of January, the oil company said, we will absorb these charges, and therefore what you are reading is absolutely optional. Okay, all right. We are now Order, separate. please. This issue has already been sorted out. The oil companies are absorbing these charges. This has already been decided. Sit down, please sit down. Sir. Don't interrupt. Don't interrupt. Sir, it is... Please, Yeshuriji, please. No, you can't. This is not an argument. Please sit down. Please. The please sit oil down. company, and therefore, yesterday in an answer to a question in this honorable house, I had said so, wherever government bodies are involved, they have already decided to absorb those charges. And therefore, this is a methodology by which you are switching over to various non-cash methods. And in fact, there are challenges, there are difficulties. But don't find fault with that system and don't start singing virtues of cash, because cash has a bit too many vices. That's all I had to say as an intervention, sir. Thank